तो अब हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकंड स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज पार्ट 2 जो हमारे दूसरे ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है बामा। वी आर टू ह्यूमन बींग्स। सो जैसे हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे देखा था कि बामा के शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनका नाम है करुको, उनमें से ये बिट लिया गया है। तो हम स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly about untouchability. तो जब वो 3rd क्लास में ही थी जबकि ये स्टोरी है, और तब तक उन्होंने कभी अनटचेबिलिटी के बारे में लोगों को ओपनली बात करते हुए नहीं देखा था कभी। तो यहाँ अनटचेबिलिटी वो है कि जैसे पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था कि कुछ कास्ट्स होते थे या कुछ लोग होते थे जिनको छूने से लोग डरते थे क्योंकि उनको अनहोली माना जाता था और उनको लोअर कास्ट से माना जाता था, तो उनको वो सोसाइटी से थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाता था उन्हें। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बिन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट वाज। पर वो 3rd क्लास की बच्ची मतलब हमारी ऑथर, उन्होंने तभी तक देख भी लिया था उसे, फील भी कर लिया था अनटचेबिलिटी को और एक्सपीरियंस भी कर लिया था, और उस वजह से वो काफ़ी बार ह्यूमिलिएट भी हुए थे, मतलब उनकी बेइज्जती भी बहुत बारी करी गई थी। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. तो वो एक दिन अपने स्कूल जा रही थी, उनके हाथ में एक शोल्डर्स पे एक ओल्ड बैग होता है, पुराना बैग होता है। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. वो रास्ता इतना छोटा था कि उसको 10 मिनट में कवर कर सकते थे बहुत आराम से। But usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. पर उनको हमेशा 30 मिनट तो लग ही जाते थे घर पहुंचने के लिए। It would take me from half an hour to an hour to dawdle along. तो उनको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता था या हाफ एन आवर तो लग ही जाता था घर पहुंचने में। dawdle along होता है कि बहुत ही स्लोली चलना। Watching all the fun and games that were going on. तो वो देखते देखते जाती थी कि रास्ते में जो भी फन एंड गेम्स चल रहे थे, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज, मतलब बिल्कुल जो भी रास्ते में कुछ भी एंटरटेनिंग चल रहा था, ऑडिटीज मतलब कुछ अजीब चीज़ें भी हो रही होती थी इन द स्ट्रीट, द शॉप्स एंड द बाजार। तो शॉप एंड बाजार में ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, जो बहुत ही ऑड होती थी, देखने में इंटरेस्ट आता था। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक परफॉर्मिंग मंकी हुआ करता था और एक स्नेक भी होता था जो स्नेक चार्मर उसे अपने एक बॉक्स में रखता था और फिर डिस्प्ले करता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी। फिर एक साइकिलिस्ट होता था जो कभी अपने बाइक से उतरता ही नहीं था। देयर वाज अ साइकिलिस्ट जो 3 दिन लगातार ऐसे ही पेडल करता रहता था, साइकिलिंग करता रहता था, हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। मतलब वो सुबह होते ही सबसे पहले अपनी बाइक पे बैठ जाता था और साइकिलिंग करना शुरू कर देता था। द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन। तो उसको इंसेंटिव देने के लिए, बेसिकली उसको और मोटिवेट करने के लिए लोग क्या करते थे, उसके जब वो साइकिलिंग कर रहा होता था तो उसके शर्ट के ऊपर पैसे चिपका देते थे, मतलब रूपी के नोट्स चिपका देते थे। द स्पिनिंग व्हील्स, द मारियाता टेम्पल, और फिर स्पिनिंग व्हील्स मतलब हमारी जो फेरिस व्हील्स होती हैं। फिर मारियाता टेम्पल, एक टेम्पल हुआ करता था जहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा सा बेल हैंग करता था। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। फिर पोंगल ऑफरिंग्स होती है जो तमिलनाडु में एक डिश होती है, स्वीट डिश होती है पोंगल, तो उसको सारे के सारे टेम्पल के सामने लोग कुक करते थे। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। फिर एक ड्राइड फिश का स्टॉल भी हुआ करता था गांधी जी के स्टैचू के सामने। द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स। फिर एक स्वीट स्टॉल होता था, फिर फ्राइड स्नैक्स का भी स्टॉल होता था, एंड ऑल दी अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और बहुत सारी शॉप्स हुआ करती थी एक दूसरे के सामने। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स थी जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए थे जो ऐसे कलर्स चेंज करती रहती थी ब्लू से वायलेट। द नरिकू रावण हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमोर इन केजेस। तो वहाँ पर एक नरिकू रावण हंटर जिप्सी हुआ करता था। नरिकू रावण इज दिस कम्युनिटी जो मोस्टली हंटिंग करते थे, तो वहीं के एक हंटर जिप्सी थे। जिप्सी मीन्स अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जिप्सीज वो होते हैं जो घूमते रहते हैं, हमेशा एक जगह नहीं टिकते। तो वहाँ पर के ही एक हंटर जिप्सी थे, वो अपने एक बंदर को लेके आते थे केजेस में। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर। और वो वहाँ पे नीडल्स सेल करते थे, क्ले बीड्स भी, और इंस्ट्रूमेंट्स टू क्लीन आउट द ईयर, कान साफ करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे बेचे जाया करते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन। तो ऑथर कहती है कि मैं इसके बारे में बता सकती हूँ बहुत आराम से, बहुत सारा, मतलब आई कैन लाइक इफ यू डोंट स्टॉप मी आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। ईच थिंग वुड पुल मी
to a standstill and not allow me to go any further. तो वहाँ की जो चीज़ें थी वहाँ पे उनको इतना अट्रैक्ट करती थी कि वो एक ही जगह खड़े होके उसको देख सकती थी जितनी भी देर रुकवाओ उनको वहाँ पे, और वो हर एक चीज़ उनको इतना बांधे रखती थी, उन सब चीज़ों को देख देख के उन्हें इतनी खुशी मिलती थी कि उनको आगे जाने का मन ही नहीं करता था. और काफ़ी बार ऐसा होता था, मतलब एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड harangue us थ्रू their mics. तो कई बार ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज आती थी और एक स्टेज लगाती थी और वहाँ पे आके अपनी स्पीचेस शुरू करने लग जाते थे. harangue होता है एक बहुत ही लेंदी टाइप का स्पीच. देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस. या तो ऐसा भी होता था कि एक स्ट्रीट प्ले हो रहा है, या तो एक पपेट शो हो रहा है, या तो एक नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस. मतलब ऐसी कोई परफॉर्मेंस जिसमें वो बोलते कि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं हो रहा, बट वो इतना अलग होता था कि सभी देखने में मजबूर हो जाते थे. मिरेकल मतलब चमत्कार. तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमेशा टाइम टू टाइम वहाँ पर होती ही रहती थी. बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट हमेशा चलता ही था. इसलिए हमारी जो ऑथर थी कभी भी टाइम पर घर नहीं पहुँच पाती थी. उनको कम से कम आधे से 1 घंटा हमेशा ही लगता था. इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार. और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी क्लब्स भी हुआ करते थे बाज़ार में. द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन द अदर हैंड. तो जैसे एक वेटर होता है, वो एक कप में से एक टम्बलर, मतलब एक कंटेनर, उसमें से एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में जो वो डालता था, जिस तरह से वो डालता था, उसको भी वो ऑथर को आर्ट लगता था. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स chopping up onions, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. और जैसे शॉप्स के सामने कुछ लोग अनियंस चॉप करते थे, मतलब प्याज काटते थे, पर कहीं और देख के काटते थे ताकि उनकी आंखों में से पानी ना आए. और द almond trees growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. और या तो वहाँ के आलमंड ट्रीज को वो देखती थी जिसमें फ्रूट्स होते थे और वो ओकेजनली नीचे गिर जाते थे बिकॉज ऑफ द विंड. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. तो ये सब साइट्स देख के उनको इतना इंटरेस्ट आता था कि वो घर जाने के लिए कोशिश ही नहीं कर पाती थी, उनके पैर वहीं रुक जाते थे. टेथर का मीनिंग होता है कि बंध जाना, मतलब कोई रिस्ट्रेंट लग जाना, जैसे कोई उनको खींच रहा हो. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट्स, गुआवा एंड जैक फ्रूट. तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते थे कि ये सारे सीजन के अकॉर्डिंगली आ जाते थे उस टाइम पर. तो एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी, फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिन सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. तो ये सब फूड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको रास्ते में दिखती थी कि लोग बेच रहे हैं. तो ऊपर हम देखते हैं कि ये सारे फ्रूट्स वगैरह हैं जो उनको रास्ते में दिखते थे. फिर वो नीचे देखते थे कि पकी हुई चीज़ें क्या क्या वहाँ पे रास्ते में उनको मिलता था. Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. तो एक दिन वो देखती है चलते चलते कि अपनी स्ट्रीट पे वो आ जाती है और उनके बैग उनके शोल्डर पे होता है. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up and the landlord watched the proceedings. तो एक थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप किया जाता है. थ्रेशिंग फ्लोर वो होता है कि जैसे आफ्टर यू गेट गेहूँ, मतलब आप फार्म में से जाके सारा गेहूँ निकाल लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना पार्ट उसका यूजफुल है, कितना पार्ट उसको थ्रो करना है, कितना पार्ट उसका फेंकना है. तो जस्ट गेहूँ को सिलेक्ट करके रखने के लिए उसको थ्रेशिंग फ्लोर कहते हैं. एक उबड़ खाबड़ सा एक प्लेन फ्लोर होता है. एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स. तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो देख रहा होता है कि काम कैसे चल रहा है. सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. तो एक बड़ा सा स्टोन का पीस होता है, उसके ऊपर वो बहुत एक पीस लेके, सैक का पीस मतलब बोरी का पीस लेके बैठे होते हैं, स्प्रेड करके उसको बिछा के. आर पीपल वो हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स. तो उनके जो लोग होते हैं वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत ही काम कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ. तो वो कैटल को ड्राइव कर रहे होते हैं, मतलब कैटल को चढ़ा रहे होते हैं राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ. तो वो गोल गोल घुमा रहे होते हैं उन कैटल को. तो वो उनका ट्रेड आउट द ग्रेन होता है कि सिर्फ ग्रेन पार्ट को निकालने के लिए उनके बाकी स्ट्रॉ में से, जो गेहूं होता है वो बहुत लंबा सा होता है और उसमें से ग्रेन्स का यूज होता है सिर्फ. तो वो स्ट्रॉ जो होता है, स्टेम मतलब, उसमें से ग्रेन्स चुनने के लिए वो ये काम कर रहे होते हैं, ड्राइविंग द कैटल इन पेयर्स.
द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके मुंह पे कुछ लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते खाना, उनके मुंह को ढक दिया गया होता है। आई स्टूड फॉर अ व्हाइल देयर वॉचिंग द फन, मतलब वो थोड़ी देर वहां पे खड़े होके जो फन एक्टिविटीज चल रही होती है उनके हिसाब से उसको वो देखती है थोड़ी देर। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ द स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तो तभी वो देखती है कि एक बूढ़े आदमी डायरेक्शन ऑफ द बाजार, मतलब बाजार के टुवर्ड्स वहां से उस रास्ते से आ रहे होते हैं। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। तो जिस तरह से वो चल के आ रहे होते हैं उस वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion। तो बहुत ही अनयूजुअल वे में वॉक करते हुए आ रहे थे और उसको वो देखती हैं तो उनको हंसने का भी बहुत मन करता है, बहुत तेज से हंसने का मन करता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी तरह से चल के आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बूढ़े से आदमी हैं और वो बिल्कुल अजीब तरह से एक छोटे से पैकेट को पकड़ के आ रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। तो वो सोचती है कि शायद उसमें ऐसे खाने की चीजें जो डेलिकेट सी हो, जैसे वड़ाई या फिर ग्रीन बनाना भाजी, पैकेट के अंदर। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, और जो उसका रैपिंग पेपर होता है वो उसमें स्टेन होता है, मतलब उसका धब्बा होता है कि ऑयल है उसमें, बहुत ज्यादा ऑयल का धब्बा होता है। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। तो वो जो पैकेट को लेके आते हैं अंकल, वो जो बूढ़े आदमी हैं, वो होल्ड करते हैं पैकेट को, मतलब पकड़ते हैं पैकेट को उसके बिल्कुल स्ट्रिंग से, मतलब बिल्कुल एंड से पकड़ते हैं, विदाउट टचिंग इट। तो वो खाने को बिल्कुल भी टच नहीं करते। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन। वो ये सोचती है कि अगर वो उनको ऐसे ही पकड़ेगी, मतलब जो खाना है उसको वो अगर ऐसे पकड़ेगी तो उसका जो अंदर का पैकेज है वो खुल जाएगा। एंड द वड़ाई फॉल्स आउट, और जो वड़ाई है उसके अंदर वो खाना गिर जाएगा। जो बूढ़े आदमी होते हैं वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और वहां जाके वो झुकते हैं पहले, उसके बाद जो पैकेज होता है वो उनके टुवर्ड्स ऐसे बढ़ाते हैं कि उनको ऑफर कर रहे हो, और फिर वो एक हाथ से ऑफर करते हैं और दूसरे हाथ से अपने जिस हाथ से वो ऑफर कर रहे होते हैं उसको कप करते हैं। मतलब जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक हाथ से नहीं चढ़ाते, दोनों हाथों से, एक हाथ से हम रिसीव करेंगे और दूसरे हाथ से उस हाथ को कप करेंगे, मतलब पकड़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में देता है। कपिंग द हैंड that held the string with his other hand। तो एक हाथ से तो उन्होंने स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ उनके दूसरे हाथ को पकड़ के खड़ा है, मतलब कप कर रखा है। द लैंडलॉर्ड opened the parcel and began to eat the वड़ाई। तो तभी फिर लैंडलॉर्ड पार्सल लेता है और खाने लग जाता है वड़ाई। After I had watched all this, at last I went home। तो ये सब देखने के बाद आराम से हमारी औरत अपने घर के टुवर्ड्स वापस चलने लगती है और पहुंच जाती है। My elder brother was there। तो वो अपने बड़े भाई को देखती है कि वो घर पर ही है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। तो वो बिल्कुल हंसते हंसाते, बिल्कुल कॉमिकल वे में, मतलब हंसी मजाक की तरह से बताती है अपने बड़े भाई को। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। तो वो छोटी सी बच्ची होती है 3rd क्लास की, तो उनको ये सब बहुत ही फनी लगता है। वो ऐसे देखती है उनको, एक एल्डर मैन को देखती है इस तरह से वॉक करते हुए, इतना ज्यादा ड्रामा करते हुए, लाइक मेकिंग अ गेम आउट ऑफ इट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा एक्ट आउट करके कुछ करना। तो ये सब देखते हैं और उनको ये सब देख के बहुत हंसी आती है कि ऐसे पार्सल को, इतना सिंपल सा एक्टिविटी होता है पार्सल कैरी करके किसी को देना, उसमें इतना ड्रामा करने का कुछ था नहीं, तो इसलिए उनको वो बहुत फनी लगता है। बट अनान वॉज नॉट अम्यूज्ड। बट जो उनके बड़े भाई होते हैं उनका नाम होता है अनान, तो उनको ये स्टोरी सुन के बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। वो बिल्कुल पोकर फेस बना के बैठे होते हैं, मतलब उनके फेस पे कोई ऐसा वो नहीं होता कि वो उनको इंटरेस्ट आया, उनको मजा आया स्टोरी सुन के। अनान टोल्ड मी द मैन वाजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट। तो उनके बड़े भाई उन्हें बताते हैं कि वो जो बड़े आदमी थे वो बेवजह ड्रामे नहीं कर रहे थे, वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि वो फनीली कुछ करे। ही वॉज नॉट बीइंग फनी एट ऑल व्हेन ही वॉज कैरिंग द पैकेज। तो जब वो पैकेज पकड़ रहे थे तो उन्होंने ऐसे कुछ फनी हरकत करने की सोच ही नहीं थी। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us। तो फाइनली उनके बड़े भाई उन्हें बताते हैं कि सबको ऐसा लगता है कि वो अपर कास्ट के हैं और इसीलिए वो उनको छू नहीं सकते। If they did, they would get polluted। अगर उन लोगों ने उन्हें छू लिया तो फिर वो किसी तरह से अनहोली हो जाएंगे और पल्यूट हो जाएंगे। That's why he had to carry the package by its string। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लोगों को लगता है कि वो अगर किसी
अनटचेबल पर्सन को छुएंगे तो वो पल्यूट हो जाएंगे, मतलब गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अनटचेबिलिटी का लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. तो हमारी ऑथर कहती है कि जब फिर फाइनली मेरे को मेरे भाई ने ये सब बताया, मैंने ये सब सुना, तो मेरे को फिर हंसने का बिल्कुल भी मन नहीं करा और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands? तो वो सोचती है कि कोई ऐसे बिलीव कर ही कैसे सकता है कि ये डिस्कस्टिंग होगा अगर हम में से किसी ने वो पैकेज छू लिया। Even though the वड़ाई had been wrapped first in a banana leaf, और जबकि वो जो वड़ाई था वो पहले एक बनाना लीफ में रैप होता था, उसके बाद पेपर में, पार्सल्ड इन अ पेपर, मतलब अलग से उसको पार्सल में भी अलग से पैक किया जाता था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज wretched वड़ाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इतना ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही थी कि वो खुद जाके उन वड़ाई को टच करना चाहती थी। wretched का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो बहुत ही गंदे स्टेट में हो, क्योंकि अब उन्हें ऑथर को इतना गुस्सा आ रहा है वड़ाई की वजह से, इस पूरे इंसिडेंट की वजह से, कि वो सोचते कि वो वड़ाई भी बहुत गंदी सी होगी क्योंकि वो लैंडलॉर्ड उसे खाना चाहता है। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल? वो सोचती है कि ऐसे लोगों के लिए हमें सामान लाना क्यों पड़ता है। तो वो सोचती है, आई वंडर्ड, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. तो वो सोचती है कि हम ऐसे आदमी के लिए काम ही क्यों करते हैं, जबकि हमारे इतने इम्पोर्टेंट एल्डर, मतलब इतने इम्पोर्टेंट बूढ़े आदमी इतनी मीकली, मतलब बहुत ही डरे डरे से, सहमे से, बहुत ही एम्बैरेस्ड से शॉप के टूवर्ड्स जाते हैं, पूरा जाकर स्नैक्स लेते हैं, उसको लेके आके हैंड करते हैं लैंडलॉर्ड को, बिल्कुल रेवरेंटली, मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बाव करके और एकदम श्रिंक करके, मतलब छोटे से आदमी बन के। और वो आदमी वहाँ पे बिल्कुल आराम से बस बैठता है और जाके खा लेता है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। तो जो ये थॉट होता है वो ही उनको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। इन्फ्यूरिएटेड मीनिंग गुस्से में लाना। तो वो सोचती है कि हाउ वाज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स। तो वो सोचती है कि बाकी लोगों को ऐसे ट्रीट करने के लिए वो अपने बारे में ऐसा क्या बड़ा सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि वो ये सब डिजर्व करते हैं। Because they had scraped 4 coins together, did that mean they must lose all human feelings? तो वो सोचती कि क्योंकि उनके पास 4 पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम अपना सारा ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट कर दो टोटली, उनको कंसिडर ही ना करो, बाकी लोगों को ऐसे ट्रीट करो। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वो कहती कि हम भी तो इंसान हैं। आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। तो वो कहती है कि हमारे लोगों को ऐसे काम, छोटे छोटे एरेंड्स मतलब होते छोटे छोटे काम, पेटी मीन्स छोटा, तो ऐसे छोटे छोटे काम ऐसे लोगों के लिए करने ही नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। तो वो कहती कि हाँ ठीक है, हम छोटे काम करते हैं पर हम उनके काम कर लेंगे फील्ड्स पे जाके, अपना वेजेस लेके आएंगे घर और बस उस तक ही रखेंगे, उसके आगे हम कुछ काम नहीं करना चाहते उनका। तो ऑथर बताती है, माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडीइंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। तो वो बताती है कि जो उनके बड़े भाई होते हैं वो स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब पढ़ते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और वो हॉलीडेज के लिए घर आए हुए होते हैं। ही वुड ऑफ्टन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। तो वो बुक्स बोरो करने के लिए, मतलब बुक्स उधार लेने के लिए जाते थे लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। सो इसी काम की वजह से जाते थे नेबरिंग विलेजेस में। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे। तो एक दिन घर के रास्ते में चल रहे होते हैं, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक। तो इरिगेशन टैंक के बैंक्स में वो चल रहे होते हैं। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मेन केम अप बिहाइंड हिम। तो एक लैंडलॉर्ड का आदमी आता है उनके पीछे। ही थॉट माय अनान लुक्ड अनफेमिलियर। तो वो बोलती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो भाई हैं अनान, वो थोड़े अलग से लग रहे होते हैं, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी नहीं लग रहे होते, वो बड़े होते हैं, तो अनफेमिलियर नहीं, उनको जान पहचान नहीं होती, तो इसलिए वो पूछते हैं। सो ही आस्क्ड, हु आर यू अपा, व्हाट्स योर नेम? तो पूछते कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो अनान उनको अपना नाम बता देते हैं। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड। तो तभी उनके दूसरे आदमी उनसे पूछते हैं, तंबी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? तो वो पूछते हैं कि कौन से जगह पे रहते हो, कौन से स्ट्रीट पे रहते हो? द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। तो तमिलनाडु में ऐसा होता था वहाँ पे कि सभी के सभी अपने स्ट्रीट्स ऐसे रखते थे कि कास्ट वाइज लोग आजू बाजू रहा करते थे। तो अगर वो अपना स्ट्रीट बता देते उनको, तो उनको उनका कास्ट भी पता चल जाता। Anand told me all these things and he added, because we are born into this community,
वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। तो अनान उन्हें बताते हैं क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इसी वजह से हमें कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती या डिग्निटी नहीं मिलती या रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं मिलता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। वो कहते हैं कि हमसे ये सब चीज़ें पहले ही छीन ली जाती है। पर वो कहते हैं कि बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। वो कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई करें अच्छे से और हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं और प्रोग्रेस करें, मतलब पढ़ लिख के हम कुछ बड़े बन जाए, तो हम ये सब इंडिग्निटीज को फेंक सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो वो कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। तो वो कहते हैं कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो लोगों को अपने आप तुम्हारे बारे में पता चलेगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ मिलना जुलना चाहेंगे। तो इसीलिए वर्क हार्ड एंड लर्न। तो इसी वजह से तुम अच्छे से पढ़ो और बहुत कोशिश करो, बहुत मेहनत करो। द वर्ड्स दैट अनान स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो उनके बड़े भाई अनान ने जो उस दिन उनको बोला, ये बात उनको बहुत तेज से छू गई और उनको बहुत अच्छे से लग गई। तो इतना अच्छे से उसका इम्प्रेशन पड़ा उनके ऊपर। इम्प्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सा इम्पैक्ट। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। तो उन्होंने पूरी जी जान लगा दी पढ़ाई करने में। एज अनान हैड अर्ज्ड, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। तो वो कहती है कि जैसे अनान ने मुझे बोला था, इसी वजह से मैंने पूरी कोशिश करी, बहुत पढ़ाई करी और वो क्लास में फर्स्ट आ गई। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके साथ फ्रेंडशिप करी और उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे अब। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारी ऑथर ने अनटचेबिलिटी को किसी तरह से अपनी लाइफ से एटलीस्ट इराडिकेट किया, मतलब निकाल दिया। तो उन्होंने किसी तरह से एक सोल्यूशन निकाला कि उस वक्त में जब लोग अपने डॉगमेटिक व्यूज़ से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते थे। डॉगमेटिक व्यूज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्म ओपिनियंस रखने वाले लोग, उस वक्त में वो चेंज ही नहीं करना चाहते थे। पर फाइनली उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि अब इस तरह से वो अपना एक नाम बना सकती है दुनिया में और उनको सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल सकती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं। थैंक यू।